स्टूडेंट्स। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो इसमें हम बात करेंगे ब्रीदिंग सर्किट्स के ऊपर। ठीक है, ब्रीदिंग सर्किट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर जो डिफरेंसेस है वो कैसे डेवलप हुए, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग सर्किट्स के बारे में। तो सबसे पहले ब्रीदिंग सर्किट होता क्या है। ब्रीदिंग सर्किट एक ऐसा सर्किट है जो कि कनेक्ट करेगा पेशेंट को मशीन के साथ या वर्क स्टेशन के साथ, जिसके थ्रू हम पेशेंट को गैसेस डिलीवर करते हैं, चाहे वो इनहेलेशनल एजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन हो या चाहे कोई और गैस हो। तो ब्रीदिंग सर्किट में मेनली होता क्या है। ब्रीदिंग सर्किट एक सिंपल सा सिस्टम है जहाँ पे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स और उनके सामने मास्क या ईट ट्यूब उसके साथ कनेक्ट किया जाता है, जो कि फिर पेशेंट को मशीन के साथ कनेक्ट करेगा। अब ब्रीदिंग सर्किट जो है उसकी अपनी कुछ टाइप्स है। ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है ओपन, सेमी ओपन और क्लोज्ड में। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीन सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले सेमी ओपन। सेमी ओपन होता क्या है। सेमी ओपन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो इनहेलेशनल एजेंट है वो डायरेक्टली पोर किया जाता है पेशेंट के माउथ के या नॉस्ट्रल्स के ऊपर। ये कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया, ये बहुत पहले हुआ करता था, अब नहीं किया जाता ये यूज़, क्योंकि अब नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। अब कंट्रोल्ड वे में एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि एक फॉर एग्जांपल कोई ड्रग देना है हमें पेशेंट को, कोई इनहेलेशनल एजेंट देना है, फॉर एग्जांपल ईथर या फॉर्मल्डिहाइड देना है हमको। ठीक है, हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली उसको पुअर करते थे किसके ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, कोई साफ कपड़ा होता था उसके ऊपर हम उसको पोर करते थे। फिर क्या करते थे, वो पेशेंट के माउथ के ऊपर रख देते थे, नॉस्ट्रल्स के ऊपर रख देते थे। उससे क्या होता था, जो वो चूंकि वोलाटाइल होता था, वो लिक्विड वोलाटाइल होता था, तो उधर से फ्यूम्स निकलते थे। अब जब फ्यूम्स निकलते थे, पेशेंट क्या करेगा, उनको इनहेल करेगा और उसका वो डिलीवर होगा कहाँ पे, लंग्स के अंदर। वहाँ से वो ब्लड में जाएगा और फिर उसका असर स्टार्ट हो जाएगा। बट होता क्या है, ये जो डिलीवरी सिस्टम था करंट डे प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड था। ठीक है, इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल। क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये मास्क किसी कपड़े के ऊपर या किसी मास्क के ऊपर डाल दिया जाता था। तो ये डिपेंड करता था उस रूम के टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ की एयर के ऊपर। ठीक है, इन चीज़ों पे ये क्या करता था, ये दो चीज़ें इसको कंट्रोल कर सकती थी। क्यों? क्योंकि चूंकि वो वोलाटाइल होता था नेचर में, तो जितना टेम्परेचर होगा ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्यूम्स बनेंगे, और जितने कम टेम्परेचर में होगा उतने कम फ्यूम्स बनेंगे। तो ये अनकंट्रोल्ड था, अपने आप ही होता था। और जो आप वहाँ का एटमॉस्फेयर होता था, उस जहाँ पे ये किया जाता था, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ पे भी इसके फ्यूम्स बनेंगे। ठीक है, वो पूरे उस रूम में डिस्पर्स हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो आसपास के जो भी पैरामेडिक्स को होगा या सर्जन होगा, वहाँ पे क्या होगा, वो भी वो फ्यूम्स उनके अंदर भी चले जाते थे, तो इनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती थी। ठीक है, ये था ओपन सिस्टम जो कि अब करंटली यूज़ नहीं होता। अब आते हैं हम सेमी ओपन सर्किट के ऊपर। अब सेमी ओपन सर्किट होता क्या है। सेमी ओपन सर्किट हम उस सर्किट को बोलते हैं, ठीक है, उस ब्रीदिंग सर्किट को बोलते हैं जहाँ पे फ्रेश गैस फ्लो रिक्वायरमेंट, जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वो इक्वल होगी मोर देन मिनट वेंटिलेशन ऑफ पेशेंट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बोल क्या रहा है। मान लीजिए एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, उसकी मिनट वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, मिनट वेंटिलेशन बोलते हैं कि एक पेशेंट का टाइडल वॉल्यूम कितना है और वो कितनी बार ब्रीदिंग कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। एक पेशेंट कितनी बार ब्रीद कर रहा है, एक मिनट में कितनी बार एक्सहेल करेगा, एक मिनट में कितनी बार इनहेल करेगा, उसको मिनट वेंटिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो वो 6 लीटर है। ठीक है,
अब क्या हो गया, मिनट वेंटिलेशन कितना है, 6 होगा। तो जो गैस हम देंगे ब्रीदिंग सर्किट के थ्रू, जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं या नाइट्रस ऑक्साइड दे रहे हैं या कोई भी गैस दे रहे हैं, वो भी 6 लीटर होना चाहिए पर मिनट। जनरली ऑक्सीजन की बात हो रही है, सॉरी, ऑक्सीजन जो हम देंगे उसको वेंटिलेशन के लिए, वो कितना होगा, 6 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेमी ओपन में आ जाएगा। इतना समझ आ गया। वो सर्किटस जहाँ पे पेशेंट की मिनट वेंटिलेशन बराबर हो गैस फ्लो रिक्वायरमेंट के साथ, उसको हम बोलेंगे सेमी ओपन सर्किट्स। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से क्या क्या सर्किट्स आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैप्लिसन सर्किट क्या होता है। अब ये मैप्लिसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैटेगराइज किया है, जिन्होंने क्लासिफाई किया है डिफरेंट सर्किट सिस्टम्स को। ठीक है, अब उनमें वही सर्किट्स आएंगे जहाँ पे गैस फ्लो रिक्वायरमेंट होगी किसके बराबर, मिनट वॉल्यूम वेंटिलेशन के बराबर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स है, 6 टाइप्स उन्होंने डिवाइड किए इनको 6 टाइप्स में। कौन कौन से टाइप में, टाइप ए, बी, सी, डी एंड, और फिर उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ। ठीक है, इन 3 में डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि इनकी जो फंक्शन थी वो सेम थी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम इसमें कौन कौन से मैप्लिसन सर्किट में उन्होंने जो क्लासिफाई किया उसमें कौन कौन से सर्किट्स आते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ चुके हैं हम मिगेल सर्किट के ऊपर, या जिसको हम टाइप ए सर्किट भी बोलते हैं। अब मिगेल सर्किट में क्या होगा, मिगेल सर्किट में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर आपको डिफरेंस इसकी पता चलेगी। ठीक है, मिगेल सर्किट में एक इनलेट होगा, एक एपीएल वैल्यू होगी। ठीक है, ये मास्क है, पेशेंट एंड जिसको बोलते हैं, और ये ब्रीदिंग बैग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑलमोस्ट हर एक सर्किट में देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक सर्किट में देखने को मिलेगी। अब इसमें ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है और ये मेन सर्किट क्यों माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इनलेट है, वो कहाँ पे है, मशीन के साथ कनेक्ट है। ठीक है, इसी के पास में होता है ब्रीदिंग बैग। ठीक है, ब्रीदिंग बैग ये इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है ब्रीदिंग के टाइम पे। ठीक है, और क्या होगा, एपीएल वैल्यू जो है, एक्सपायरेटरी वैल्यू, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वो किसके पास है, वो मास्क के पास है। ठीक है, इतना याद रहा। इनलेट के पास क्या है, ब्रीदिंग बैग, और एक्सपायरेटरी वैल्यू कहाँ पे है, वो मास्क के पास है। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद रखनी है। और जो लेंथ है कोरुगेटेड ट्यूब की, वो भी बहुत लंबी, इसको बोलते हैं कोरुगेटेड ट्यूब, वो भी लंबी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है। अब होता क्या है इसमें, ये इसको सेमी ओपन क्यों बोलते हैं वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब जब हमने फ्रेश गैस फ्लो दिया यहाँ से, ठीक है, और वो पेशेंट को यहाँ से डिलीवर, वो यहाँ से पास होके पेशेंट को डिलीवर होगा, मान लो ऑटो हमने दे दिया। ठीक है, जब वो यहाँ से डिलीवर होगा तो पेशेंट जब उसको एक्सहेल करेगा, उसके बाद वो, सॉरी, इनहेल करेगा, उसके बाद जब एक्सहेल करेगा वहाँ से वो क्या लाएगा, CO2। ठीक है, CO2 बाहर निकलेगा, वो कहाँ से जाएगा, एपीएल वैल्यू के थ्रू, एपीएल वैल्यू के थ्रू बाहर जाएगा। अब उसमें से कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सर्किट में ही रह जाता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सर्किट में ही रह जाएगा। तो जब यहाँ से एयर फिर से फ्रेश फ्लो आएगा तो वो कहाँ जाएगा, पेशेंट को मिलेगा, तो वो रिब्रीदिंग कर रहा है किसकी, CO2 की। ठीक है, अब इसीलिए इसको सेमी ओपन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि रिब्रीदिंग हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट ने एक्सहेल किया वो प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं हो रहा। ठीक है,
उसको वो रिब्रीथ कर रहा है। इतना समझ आ गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब उस एक्सपायरेटरी, ठीक है, जो उसने एक्सपायरेशन की है CO2 की, उसको कैसे हम रिमूव करेंगे? उसके लिए क्या करना है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, हमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ गैस करना है, और जो सफिशेंट होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, मिनट वेंटिलेशन के बराबर होना चाहिए। अगर वो मिनट वेंटिलेशन से कम है तो क्या होगा, CO2 बहुत ज़्यादा ट्रैप हो जाएगा सर्किट के अंदर, और CO2 जब ट्रैप होगा सर्किट के अंदर, वो वापस जाएगा कहाँ पे, पेशेंट के अंदर। पेशेंट उसको रिब्रीथ करेगा और उसके वजह से कंडीशंस कैसे होंगी, अल्कोलोसिस हो सकता है, हाइपोक्सिया होगा, और ऐसी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी। अब जो प्रेशर रिलीव वैल्यू है, जहाँ से CO2 बाहर निकलेगा, जिसको हम APL वैल्यू बोलते थे, ठीक है, उसका क्या है, वो काम करता है CO2 को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब वो हम कितना खुला रखेंगे, कितना बंद रखेंगे, ये डिपेंड करता है हम कौन सी टाइप की वेंटिलेशन दे रहे हैं। हम स्पॉन्टेनियस दे रहे हैं या कंट्रोल्ड दे रहे हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन या स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग उस टाइप की ब्रीदिंग को बोलते हैं जब पेशेंट खुद ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। आप बस वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, जहाँ तक पेशेंट के पॉइंट तक हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है, आप उसको, जो पेशेंट है उसकी जो लंग्स है, उसका जो डायफ्राम है वो काम कर रहा है, ठीक है। उसकी एब्डोमिनल मसल्स काम कर रही हैं इनहेल और एक्सहेल करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, ठीक है, जब पेशेंट खुद ब्रीदिंग कर सकता हो। और कंट्रोल वेंटिलेशन तब बोली जाती है जब पेशेंट की मसल्स की जो एब्डोमिनल मसल्स हो वो पैरालाइज हो गई हो, या डायफ्राम पैरालाइज हो गया हो, पैरालिसिस हो चुकी होगी, तो पेशेंट खुद ब्रीद नहीं कर पाता, तो फिर हम उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखते हैं, ठीक है। वेंटिलेटर क्या काम करता है, वो खुद ही एक्सेल और इनहेल करवाता है उसको, वो खुद ही गैस को इनहेल भी करे, इन्फ्यूज़ भी करेगा पेशेंट के अंदर, और खुद ही उसको रिमूव भी करेगा, ठीक है। तो ये कब ओपन होगी, कब क्लोज होगी। अब जो APL वैल्यू है, उसकी APL वैल्यू जो है उसकी जो पोजीशन है, वो हमेशा कहाँ पे रहनी चाहिए, ठीक है, वो मास्क के पास रहनी चाहिए। मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन जो है APL वैल्यू की, वो कहाँ पे है, मास्क के पास है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, पेशेंट जब एक्सहेल कर रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मास्क के पास जमा होगा, तो जितनी करीब उसकी APL वैल्यू होगी उतना आसान होगा कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव करना, ठीक है। अब जब पेशेंट खुद ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, वो वैल्यू कितनी खुली होनी चाहिए, फुली ओपन होनी चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के टाइम वैल्यू फुल ओपन होनी चाहिए, और पार्शली क्लोज्ड होनी चाहिए, कब, जब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्वायर बैग। रिजर्वायर बैग वो बैग है जो हमने पहले डिस्कस किया था, किसके पास था, इनलेट के पास था या मशीन एंड के पास था। अब रिजर्वायर बैग क्या काम करता है, वो प्रोवाइड करता है वेंटिलेशन टू द पेशेंट। वो इन्फ्लेट भी होता है, डिफ्लेट भी होता है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट टाइप्स के रिजर्व बैग होते हैं। सबसे पहले नियोनेटल, जो कि 250 ml होगा, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए जो कि अप टू 3 years माने जाते हैं, उनके लिए 500 ml होगा। चिल्ड्रंस ग्रेटर देन 3 years होंगे, उनके लिए 1000 ml आप यूज़ करेंगे। और एडल्ट्स के लिए आप 2000 ml यूज़ करेंगे। ये क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो जब ब्रीदिंग वेंटिलेशन की जाती है, ठीक है, तो वो जो बैग होता है वो इन्फ्लेट और डिफ्लेट करता है, तो उसके अंदर जितनी एयर जाएगी या ऑक्सीजन जाएगी उतनी ही एयर आगे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन पेशेंट को मिल रहा है, ठीक है, इसलिए उनका साइज़ चेंज होता है।
अब जो कॉक्सियल होता है, ठीक है, ये एक मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है किसकी, मिगेल सर्किट की। अब इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब विद इन ट्यूब, जो कोरुगेटेड ट्यूब हमने अभी डिस्कस किया उसके अंदर और एक ट्यूब होती, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो रास्ता होता है कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने का और ऑक्सीजन के आने का, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ट्यूब के अंदर ट्यूब होगा, एक ट्यूब से ऑक्सीजन आएगी, दूसरे ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब टाइप बी में क्या होगा, टाइप बी कहाँ से डिफरेंट होगी इससे, जो फ्रेश फ्लो गैस आएगा, ठीक है, फ्रेश फ्लो गैस जहाँ पे आती है इनलेट, ठीक है। अब यही डिफरेंस है टाइप बी में। क्या होगा, जो एपीएल वैल्यू है वो टाइप ए में कहाँ थी, मासिक के पास थी, टाइप बी में कहाँ पे होगी, वो इनलेट के पास होगी, ठीक है। जहाँ पे गैस मशीन एंड है वहीं पे टाइप बी में जहाँ पे इनलेट होगा, सॉरी, जो टाइप बी है वहाँ पे जहाँ पे गैस इन होता है मशीन के पास, वहीं पे एपीएल वैल्यू कनेक्ट होगी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसमें हमें एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होगी कहाँ पे, ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो टाइप बी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जनरली टाइप ए यूज़ करते हैं या टाइप डी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप सी के ऊपर। टाइप सी, जिसको वाटर सर्किट भी बोलते हैं, इसमें जो कोरुगेटेड ट्यूब जो होगा, जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी, ठीक है, जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगी वो वो शॉर्ट होती है। तो इससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है, इससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि लेंथ शॉर्ट है ट्यूब की, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड या हो रिब्रीदिंग या एक्सेल इनहेल में उसमें प्रॉब्लम होती है। इसमें भी ये स्पॉन्टेनियस और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए यूज़ होती है, दोनों के लिए सफिशेंट है इसकी फंक्शन। मगर जो करंटली जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब टाइप डी, अब ये कैसे डिफरेंट है बाकियों से। अब टाइप डी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी जो एक मॉडिफिकेशन है जिसको हम बेनस सर्किट बोलते हैं, ठीक है, वो भी टाइप डी है, मगर वो टाइप डी की मॉडिफिकेशन है, जो कि मोस्ट कॉमनली सेमी ओपन सर्किट एनेस्थीसिया में यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो टाइप डी, मगर कौन सा, बेनस सर्किट, वो भी टाइप डी है, मॉडिफिकेशन किसकी, टाइप डी की। अब वो मॉडिफाई कैसा है, टाइप डी क्या है, वो डिस्कस करते हैं। तो टाइप डी में क्या है, जो एपीएल वैल्यू है, जो एपीएल वैल्यू है वो कहाँ पे लाई गई है, ब्रीदिंग बैग के पास, किसके पास, नियर द ब्रीदिंग बैग, वरना कहाँ पे होनी चाहिए, वो मास्क के पास, यहाँ पे ब्रीदिंग बैग के पास लाई गई है। तो इसमें भी हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता टाइप डी। मगर जो इसकी मॉडिफिकेशन है टाइप डी की, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट बेन ने बनाई थी, उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। क्यों, वो एक कॉक्सियल टाइप का ब्रीदिंग सर्किट है। मतलब मान लो ये एक कोरुगेटेड ट्यूब है, अब ये नॉर्मल कोरुगेटेड ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे मास्क है, ठीक है, ये एक नॉर्मल कोरुगेटेड ट्यूब है। अब इसमें यहाँ पे इसको ब्रीदिंग बैग है और यहीं पे एपीएल वैल्यू लगाई दी गई है, ठीक है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या की गई, जो ट्यूब है, जो इनलेट है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा ट्यूब जोड़ दिया गया, ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम लगा दिया गया। उससे क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया जाएगा, तो वो इस ट्यूब से होके इनलेट के थ्रू बाहर जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमें प्रॉब्लम पहले आती थी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है सिस्टम में, फिर उससे रिब्रीदिंग होती है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है किसमें, सेमी ओपन सिस्टम में, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो एक टाइप डी की मॉडिफिकेशन है। अब जो वेनस सर्किट है, ठीक है, जो वेनस सर्किट है, ये चॉइस ऑफ सर्किट है किसके लिए, कंट्रोल एंड वेंटिलेशन के लिए। क्यों,
कंट्रोल्ड वेंटिलेशन क्या होगी? कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मतलब जहाँ पे पेशेंट खुद ब्रीथ नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो इसमें एक्यूमुलेट नहीं होगा, और उसकी वजह से जब एक्यूमुलेट नहीं होगा, हाइपोक्सिया नहीं होगा, या फिर लंग कोलैप्स नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होगी ब्लड में, जिसकी वजह से अल्कोलोसिस फिर बाद में हो जाती है। ठीक है। अब जो फ्रेश गैस फ्लो है कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, उसमें 1.6 टाइम्स टाइम ऑफ मिनट्स वेंटिलेशन ब्रीदिंग होती है, ठीक है। 1.6 टाइम्स ऑफ मिनट वेंटिलेशन एट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, ठीक है। ये नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जितनी हमें चाहिए, नॉर्मली ब्रीथ करता है इंसान कितना, 6 to 12 टाइम्स 1 मिनट में पर्सन एक्सहेल प्लस इनहेल करता है। तो ये वो प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। 70 to 100 ml/kg पर मिनट हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर है मिनट वेंटिलेशन के। तो ये वो सारी कंडीशंस पूरी करता है जो हमें चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको सेमी ओपन में सबसे ज़्यादा चूज़ करते हैं। ओके। अब वेनस सर्जरीज की जो वेनस सर्किट है, उसमें हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं। पहले तो हमने देखा कि एडवांटेज उसका क्या है, वो एक मॉडिफाइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इजीली रिमूव किया जा सकता है और रिब्रीदिंग को कम किया जा सकता है। और क्या, लाइट वेट होगा, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब है, ठीक है। वो कितना है, जो कोरुगेटेड ट्यूब की लेंथ है वो भी 1.8 मीटर, बहुत ही अच्छी लेंथ है। अब इसकी वजह से हम ये जो सर्जरीज है, जो जहाँ पे हमें लेंथ चाहिए होती है उनमें यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल नेक सर्जरीज हो गई, ठीक है, हेड की सर्जरी होगी, वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। रेजिस्टेंस जो होती है, ठीक है, वो कम, ब्रीदिंग सर्किट की रेजिस्टेंस होते हैं, वो कितना एयर को रेजिस्ट कर रहा है चलने से, ठीक है, वो भी बहुत कम है, 0.7 सेंटीमीटर ऑफ H2O, वो भी कम। स्टरलाइजेशन भी बहुत ईजी होती है इसकी, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो अब आता है टाइप ई। अब टाइप ई को हम ब्रीदिंग सर्किट नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट ब्रीदिंग सर्किट नहीं है। क्यों नहीं है कंप्लीट ब्रीदिंग सर्किट? इसके पास जो है, जो बैग है, ठीक है, जो ब्रीदिंग बैग है वो होता ही नहीं है। ब्रीदिंग बैग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है इनकम्प्लीट सर्किट, ठीक है। और ये मेनली पीडियाट्रिक सर्किट है, मतलब जो बच्चे हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और ये बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, मतलब कंट्रोल्ड वेंटिलेशन में ये यूज़ नहीं होगा। और ये बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसमें क्या है, और इसमें बैग नहीं होता। कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट ये नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि बैग नहीं है और ये बहुत ही छोटा होता है, इनके लिए, बच्चों के लिए यूज़ होता है। और इसके लिए फिर हमें डिफरेंट सेटिंग्स करनी पड़ती है अगर ये कंट्रोल वेंटिलेशन के लिए। जनरली इसको अवॉइड ही किया जाता है, टाइप डी या वेनस सर्किट को मेनली चूज़ किया जाता है। तो ये हो गया टाइप ई। अब इसके बाद आता है टाइप एफ सर्किट। अब जो एरीज टी पीस वाज मेड कम्प्लीटली बाय अटैचिंग ए, अब जो हमने ई पढ़ा, ठीक है, टी पीस जिसको बोलते हैं, उसके साथ ब्रीदिंग बैग को अटैच कर दिया गया था, ठीक है। अब वो किसने किया? जैक्सन एंड रीस ने। उसके साथ किसके साथ? टाइप ई के साथ एक ब्रीदिंग बैग जो है अटैच कर दिया। बाकी जो है वो सेम टाइप ई की जैसा है। इसको बोलते हैं मैप्लेसन एफ। मोस्ट कॉमनली पेड्रियाटिक ए भी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली टाइप ई ही है, बस उसके साथ एक बैग को अटैच कर दिया गया है और ये कंप्लीट सर्किट बन जाता है। लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज में यूज़ होता है, और जो 20 kg से कम हो, ठीक है, उनमें टाइप एफ मैप्लेसन सर्किट यूज़ किया जाता है। अब टाइप ई और एफ जो कि सिमिलर है, बस उसमें एक बैग को ऐड कर दिया गया था रीस ने, ठीक है। तो
इनमें क्या होता है, इनमें वैल्यू नहीं होती, ठीक है। जो APL वैल्यू है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है वो इसमें नहीं होती। क्यों? ताकि जो रेजिस्टेंस है एयर की, ठीक है, वो कम हो सके। इसमें क्या होता है, मोस्टली F सर्किट है होल इन द टेल, ठीक है। उनमें टेल में जो टेल होगी उसकी सर्किट की, वहाँ पे एक होल होगा, और द बैग के अंदर एक होल होगा, ठीक है। मैं पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये सर्किट है और यहाँ पे इसका बैग लगा दिया गया है, तो इसी बैग के अंदर एक होल होगा पीछे से, ठीक है, ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो सके। अब अगर हम इनको कंपेयर किया जाए, ठीक है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन के थ्रू इनकी इफ़िशेंसी क्या है, तो सबसे ज़्यादा इफ़िशेंसी किसकी है? ए की, फिर डी, ई, एफ, फिर बी एंड सी। और जो कंट्रोल्ड वेंटिलेशन है, कंट्रोल्ड वेंटिलेशन, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे? डी को, फिर ई को, फिर एफ को, फिर बी, सी और लास्ट में ए। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन होगी, वहाँ पे आप चूज़ करोगे सबसे मेन ए को, और कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के लिए सबसे मेन आप किसको चूज़ करोगे? डी को। अब देखो, अब हम बात करेंगे क्लोज्ड की, ठीक है। इसको क्लोज्ड क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि इसमें रिब्रीदिंग नहीं होती, ठीक है। मेन जो पॉइंट है इसमें क्लोज्ड में, इसमें रिब्रीदिंग नहीं होती, ठीक है। अब क्यों नहीं होती, उसका सिस्टम क्या है वो हम पढ़ेंगे। इस सर्किट में क्या होता है, जब गैस पास हो रही होती है एक्सपायरेटरी लिम के थ्रू, ठीक है, एक्सपायरेटरी लिम, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसकी अलग अलग होती है, इनहेलेशन के लिए अलग, एक्सहेल करने के लिए अलग। एक्सपायरेटरी लिम होती है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। वहाँ से जब वो निकलती है वो एक कंटेनर में जाती है, जो कि मशीन के साइड में लगा होता है, ठीक है। उसके अंदर रखा होता है सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या है? ये एक एब्जॉर्बेंट है, ये एक एब्जॉर्बेंट है। ये क्या काम करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो वो किस में जाएगी? उस कंटेनर के अंदर, उसके अंदर होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम उस गैस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब इससे दो चीज़ें होती हैं, एक जो रिब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी वो नहीं होगी, ठीक है। सेकंड अगर वो जो उसने एक्सहेल किया है वो CO2, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा, ठीक है, तो उससे क्या कंटेमिनेशन कम होगी, ठीक है। इससे दो चीज़ें हमें मिलती है, एक तो कंटेमिनेशन नहीं होगी, दूसरी रिब्रीदिंग नहीं होगी। अब रिब्रीदिंग नहीं हो रही, इसके लिए इसको क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। और फिर नई गैस उसको मिलती है, ठीक है। इतना समझ आ गया? Since no gas is venting outside in the atmosphere considered as closed circuit, ये हमने बात की। मगर अगर हम कोई भी सर्किट देखें, वो क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, ओपन हो, हम कितना भी क्लोज्ड सर्किट क्लोज कर ले, ठीक है, वहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ से लीक नहीं हो रहा, बट सम हाउ थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में लीक होता ही है, ठीक है। तो इन ट्रू सेंस, ठीक है, हर सर्किट एक सेमी क्लोज्ड सर्किट होता है, ठीक है। अब हम इसको इसलिए क्लोज्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हो लीक होगा। चांसेस होते हैं लीक होने के, मगर वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अब जो सेमी ओपन और क्लोज्ड में क्या फ़र्क है और ओपन में क्या फ़र्क है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो क्लोजर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो वाटर्स ने किया था, ठीक है, 1923 में। अब देखो सर्कल सिस्टम होता क्या है, ठीक है, सर्कल सिस्टम
क्या होता है। अब सर्कल सिस्टम में क्या होगा, ये एक सिस्टम दिया गया है, सिंपल सा सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एक सोडा लाइम का कंटेनर है, एक ब्रीथिंग बैग है, एक प्रेशर रिलीजिंग वैल्यू है, एक्सपायरेटरी ट्यूबिंग है और इनएक्सपायरेटरी ट्यूबिंग है और मास्क, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आ रही होगी, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, पेशेंट को पहुँचेगी, वो उसको इनहेल करेगा, फिर वो वहाँ से क्या करेगा, एक्सहेल, वो कहाँ से जाएगी, एक्सपायरेटरी ट्यूब के थ्रू, एक्सपायरेटरी ट्यूब से होते होते वो किधर जाएगी, सोडा लाइम के अंदर। सोडा लाइम क्या करेगा, सोडा लाइम उसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा और उसके अंदर जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, जब हम एक्सपायर करते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन होगी या बाकी गैस होंगी, उन गैसेस को वापस सिस्टम में डाल दिया जाता है, ठीक है। उन गैसेस को वापस सिस्टम में डालकर वो फिर से ब्रीथ हो रहा है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ऑक्सीजन चेंज करनी है, ठीक है, ऑक्सीजन चेंज करनी होती है, बाकी जो गैस है वो वापस सर्कल में चलती है सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। जितना हमें चाहिए होता है बस उतना ही उसको वापस यूज़ किया जाता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, सोडा लाइम में, ठीक है। इसको सर्कल सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक सर्कल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस जाएगा, तो इसको सर्कल सिस्टम बोलते हैं। बेसिकली ये एक ब्रीदिंग सिस्टम ही है, क्लोज्ड वाला, ठीक है। ये एक क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोज्ड को हम हमेशा क्लोज्ड नहीं मान सकते, ये सेमी भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, सर्कल सिस्टम, ठीक है, या लो फ्लो एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं। अब जो सोडा लाइम होता है वो पहले, ठीक है, जब सोडा लाइम फ्रेश होगा वो पिंक कलर का होगा, क्या होगा, पिंक कलर का होगा। वहाँ पे एक मशीन के साइड में एक कंटेनर लगा होगा, उसके अंदर आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे, वो क्या हो गए, पिंक कलर के। तो पिंक कलर इसलिए उनका यूज़ किया है, वो एक इंडिकेटर होता है कि सोडा लाइम अभी फ्रेश है, ये एग्जॉस्ट हो गया। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब करता जाएगा तो उसका कलर भी चेंज होता जाएगा, ठीक है, वो फिर पिंक से वाइट हो जाएगा। जब वो पूरी तरह से वाइट हो जाएगा, दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड अब वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और आपको वो चेंज करना होता है। अगर वो चेंज नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में वापस सर्कुलेट करेगा, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं। इसकी कंपोजिशन में, एक सेकेंड, इसकी कंपोजिशन में सबसे पहले CaOH, सोडा लाइम जो होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, वो कितना होगा, 80%। NaOH, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि रिएक्शन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, वही रिएक्शन वो ये करवाता है। ये 3। KOH 2% और वाटर 15% और एक कलर इंडिकेटर भी होता है। जैसे मैंने बोला, कलर इंडिकेटर किस लिए होता है, ताकि हमें पता चले कि सोडा लाइम अभी फ्रेश है या एग्जॉस्ट हो गया। वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का फ्रेश होता है, और जो वो एग्जॉस्ट होगा वो वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्या क्या होता है, CaOH, NaOH, KOH एंड वाटर। COH 80% होगा, NaOH 3% होगा, KOH 2% होगा, वाटर 15 और एक कलर इंडिकेटर भी होगा। अब सोडा लाइम की जो प्रॉपर ग्रैन्यूल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं कि उनकी जो हार्डनेस होगी वो 75 से ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ देयर में भी डस्ट फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि सोडा लाइम अगर हार्ड नहीं होगा तो वहाँ से डस्ट फॉर्मेशन होगी, और अगर डस्ट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि क्लोज्ड सर्कल सिस्टम है, तो वो कहाँ पे जाएगा, पेशेंट के लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, सोडा लाइम इज़ मेड हार्ड बाय एडिंग सिलिका, ठीक है, सिलिका ऐड किया जाता है। तो अगर सोडा लाइम हार्ड नहीं होगा तो वो पार्टिकल सोडा लाइम के कहाँ पे जाएंगे, सर्कल सिस्टम में, और एंटर करेंगे पेशेंट के अंदर। साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स कहाँ पे होता है, 4 to 8 मेश और 3 to 6 मिलीमीटर होना चाहिए एक एक ग्रैनुल का साइज, ठीक है। जहाँ पे जब अब सोडा लाइम की रिएक्शन होती है, ठीक है, जो सरफेस पे होगी, वहाँ पे कितनी एयर स्पेस होनी चाहिए, ग्रेटर देन 50%, ठीक है। अब सोडा लाइम की जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो किस तरह के होंगे, जैसे वो जिम्स आते हैं ना, वो उसी शेप के होते हैं, ठीक है।
और उसकी सरफेस के ऊपर जो होगा वो होगा रिएक्शन होगी, ठीक है। और जो एयर स्पेस होगी सरफेस के ऊपर ग्रैनुल्स के अंदर, ठीक है, वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 50%। और जो 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, 24 to 26 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। ये याद रखना है कि 100 ग्राम ऑफ सोडा लाइम 24 to 26 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ब्रेलम सॉरी ब्रेलाइम जो होता है वो भी सोडा लाइम की ही तरह होता है, ठीक है, ठीक है, वो सेम ही होता है। बस इसमें CaOH 80% होगा, 20% क्या होगा, BOH, ठीक है, सेम ही होगा। कंपोजिशन वहाँ पे क्या था, उसमें NaOH KOH होता था, ठीक है, कैटालिस्ट्स यूज़ होते थे और कलर इंडिकेटर। अब ये भी उसी की तरह होता है, बस इसमें 20% क्या होता है, BOH। अब चूँकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती थी, ठीक है, और एक्सप्लोजन हो सकता था, ठीक है, ब्रीदिंग के दौरान एक्सप्लोजन हो सकता है, इसमें हीट जनरेट होती थी, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता था। वरना है ये बी एब्जॉर्बेंट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अब क्या होता है, जो सोडा लाइम है, ठीक है, और जो ब्रे लाइम है, वो इनहेलेशनल एजेंट्स के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सीवोफ्लोरिन है, ठीक है, अगर वो इनके साथ मिल जाता है तो वो एक नेफ्रोटॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। नेफ्रोटॉक्सिक मतलब जो नेफ्रॉन उसके ऊपर टॉक्सिसिटी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब हम सोडा लाइम को यूज़ करते हैं, या ब्रे लाइम जब यूज़ नहीं होता है, जब करते थे तो ये चीज़ें याद रखनी होती है, ठीक है। अब जो सोडा लाइम और ब्रे लाइम है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, किन के साथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले डेसफ्लोरिन के साथ, उससे ज़्यादा किसके साथ बनाएंगे, आइसोफ्लोरिन, उसके बाद हेलोथीन, और हेलोथीन और सीओफ्लोरिन का सेम ही, ठीक है, ये इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। और ये बर्न कर सकता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा का। रेस्पिरेटरी म्यूकोसा मतलब ये म्यूकोसा लाइनिंग जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसके साथ बर्निंग कर सक उसको बर्न कर सकती है कि क्यों, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं ये वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से सोडा लाइम अगर ट्रिलिंग के साथ मिलता है, वो क्या बनाता है, ट्राइक्लोरो एसीटेट बनाएगा, वो भी एक न्यूरोटॉक्सिक है जो कि न्यूरॉन्स को अफेक्ट करेगा, एंड गैस ARDS भी कर सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं जिनके ज़रिए से हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन सकती है, रिएक्शंस हो सकती है ड्यूरिंग जब हम कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ मिलता है, ठीक है, सोडा लाइम के साथ। एमसॉब आल्सो कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम, ठीक है, ये एक नया कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड हो गए। अब इसमें क्या है, इसमें अब कंपाउंड ए भी नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं बनता विद डेडिकेटेड सोडा लाइम एंड बेर लाइम, ठीक है। अब मेनली इसी को यूज़ किया जाता है, क्यों, किसमें, क्योंकि ये ज़्यादा जो न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड ए होते हैं, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये वो उसके साथ रिएक्ट करके नहीं बनाता, तो ये सेफ होता है उनसे, सोडा लाइम से। एक और है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एब्जॉर्बेंट है, और ये क्या करता है, ये भी प्रोड्यूस कंपाउंड ए नहीं बनाता है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मोर और दे आर बिलीव टू हैव मोर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी दैन सोडा लाइम। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए इनको यूज़ नहीं किया जाता, वरना ये सोडा लाइम से बेस्ट है, ठीक है। अब बाकी कंपोनेंट्स क्या है, किसके, क्लोज्ड सर्किट के, ठीक है। एक्सपेरेटरी एंड इनएक्सपेरेटरी वैल्यू ये हमने पढ़ लिया।
जो कि मेंटेन करेंगे यूनिडायरेक्शन फ्लो को। एक्सपायरेटरी फ्लो किसकी फ्लो को मेंटेन करेंगे? एक्सपायरेटरी गैस को, इनएस्पायरेटरी गैस को, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को, ठीक है। ये एक दूसरे के लिम्ब के अंदर, फॉर एग्जांपल जो एक्सपायरेटरी लिम्ब होगी या इनएस्पायरेटरी लिम्ब होगी, तो ये कंट्रोल करेंगे कि जो एक्सपायरेटरी गैस है वो एक्सपायरेटरी लिम्ब के थ्रू जाए, जो इनएस्पायरेटरी गैस है वो इनएस्पायरेटरी लिम्ब के थ्रू जाए, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद है ऑक्सीजन एनालाइजर, ठीक है। ये कहाँ पे फिट किया जाता है? ये किया जाता है इनएस्पायरेटरी लिम्ब के ऊपर फिट, ठीक है। इनएस्पायरेटरी लिम्ब जहाँ पे होगी वहीं पे ऑक्सीजन एनालाइजर क्रिएट किया, वहाँ पे फिट किया जाएगा, ताकि हमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन पता चले, ठीक है। ये एक सेफ्टी मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता चले कि कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन जा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो पेशेंट को जा रही है वो कितनी है। तो ये एनालाइज करता है उसको, ठीक है। और फिर वहाँ से मशीन को सिग्नल देता है। अब नए मशीन में क्या आते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल्स कुछ वहाँ पे होते हैं, तो वो एनालाइज करेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर उसको एक मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया जाता है। वो वहाँ पे उसको एल्गोरिदम में पास करके कैलकुलेट करता है कि कितनी सैचुरेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ये करंट के ऊपर, ठीक है, काम करते हैं। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा सेचुरेशन, जितना कम उतना कम सेचुरेशन, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। अब उसके बाद है फ्लो सेंसर। द फ्लो सेंसर क्या करेगा? जैसे नाम से ही पता है, ये ASA जो होती हैं, ये एक सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनास्थीसिया, जिसको हम ASA बोलते हैं। इसने मैंडेटरी किया है। ये कनेक्ट कहाँ पे होगा? ब्रीदिंग सर्किट, ठीक है। जहाँ पे एंड होगा ब्रीदिंग सर्किट का, मास्क के या ET ट्यूब जहाँ पे कनेक्ट होगा, तो वहाँ पे ही इसको आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये सैंपल लेगा एक्सपायरेटरी गैस का, ठीक है। एक्सपायरेटरी गैस जो होगा उसका सैंपल, ये छोटा छोटा सैंपल लेगा और उसको मेजर मॉनिटर के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। वहाँ पे वो कैलकुलेट होगा और मेजर वहाँ पे किया जाएगा वो कितना है, और मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। इससे क्या पता चलता है? एन टाइडल वॉल्यूम CO2 कितना है, ठीक है। एन टाइडल वॉल्यूम CO2 ये 40 to 45 नियर अबाउट होना चाहिए। तो इसे EtCO2 मेजर किया जाता है, ठीक है। तो अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो अफेक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेंट को, ठीक है। पहले तो हमने ये डिस्कस किया कि सोडा लाइम फ्रेश होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उतने एब्जॉर्ब नहीं होगा, और आपको मॉनिटर में जहाँ पे हमें EtCO2 दिखा रहा है, सेंसर लगाया है, वो ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ पेशेंट, टाइडल वॉल्यूम शुड बी इक्वल और लेस देन एयर स्पेस, अदरवाइज अगर ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम होगी, ये नॉर्मल है, अगर टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो CO2 ज़्यादा ये पास होगा किधर से? कंटेनर से, ठीक है। और वो ज़्यादा दिखाएगा कहाँ पे? मॉनिटर में। इसके बाद हाई फ्लो, अगर फ्लो ज़्यादा है, लेस टाइम पर CO2 टू एब्जॉर्ब, ठीक है। फ्लो ज़्यादा है तो CO2 को थोड़ा रुकना होता है कहाँ पे? कंटेनर में, ताकि वो एब्जॉर्ब होगा। अगर फ्लो ज़्यादा है तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो CO2 सर्कल में वापस, सर्कल सिस्टम में वापस मूव करेगा, ठीक है। डेड स्पेस कितनी है? अब डेड स्पेस इंक्रीज होगी, ठीक है। डेड स्पेस क्या होती है? डेड स्पेस वो स्पेस होती है जो कि हमारे ट्रैकिया में, ठीक है, जो ट्रैकिया होती है उसके अंदर जो ईयर बच जाती है, ठीक है, जो ईयर वहाँ पे रहती है, वो वहीं पे रहती है, वो ना बाहर निकलती है ना अंदर, अंदर रह ये सॉरी ना एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। वो गैस वहीं पे रहती है एक्सपायरेशन के, इवन एक्सपायरेशन के बाद भी। फुल अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद जो गैस बचती है उसको डेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो डेड स्पेस बढ़ जाए, ठीक है, जब हम ET ट्यूब यूज़ करते हैं या ब्रीदिंग सर्किट यूज़ करते हैं, उसकी ज़रिए से डेड स्पेस बढ़ जाती है, तो उससे CO2 एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, ठीक है।
इनएडिक्वेट फिलिंग होगी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि कितना 100 ग्राम कितना कर सकता है, 45 तक, ये 25 लीटर के आसपास कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम कम सोडा लाइम यूज़ करेंगे तो कम ही वो जल्दी एग्जॉस्ट भी होगा और बहुत ही कम सरफेस मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब होने की। रेजिस्टेंस कितनी है एयर की, अगर एयर फ्लो की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे भी CO2 एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। अब यूनिवर्सल एफ क्या है, ये एक ब्रीदिंग सर्किट है, ठीक है, सिंगल लिम्बड क्लोज्ड ब्रीदिंग सर्किट इंडेड टू डिक्रीज द। अब होता क्या है, जो सर्कल सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो है, जो लेंथ है सर्कल सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 2 लिम्स लगे होते हैं। अब 2 लिम्स लगे हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी और स्पेस, उसके जो अंदर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए यूनिवर्सल एफ सिस्टम बनाया गया है, जो कि एक सिंगल लिम्ब है, उसी के अंदर सारा काम हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चेकिंग ऑफ एनेस्थीसिया मशीन एंड सर्किट्स। हम चेक कैसे करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही है और यहाँ पे कोई फेलियर नहीं है। अगर कहीं पे लीक हो रहा है या सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो रहा है, CO2 कहीं और से लीक हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, तो वो हमें डिस्प्ले पे दिखेगा। हम चेक कहाँ से करेंगे सारी चीज़ें ठीक से काम कर रही है या नहीं। बिफोर वो यूज़ एनेस्थीसिया मशीन, उससे पहले हम क्या मेजर्स कर सकते हैं इंश्योर करने के लिए कि सारी चीज़ें ठीक है। या ऑक्सीजन सिलेंडर को आपको ओपन कर रहा है और उसको देखना है मिनिमम PSI कितना है। मिनिमम PSI कितना होगा, 1000 PSI होना चाहिए। क्यों, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से हमें पता चलता है उसके अंदर कितनी है, PSI के थ्रू। तो अगर 1000 PSI दैट मीन्स वो हाफ सिलेंडर है। जो होजेस होती है सेंट्रल सप्लाई की, वो प्रॉपरली कनेक्ट है, उनका प्रेशर आपके चेक करना है। अगर प्रेशरमेंट से अच्छी तरीके से जितना होना चाहिए उतना ही आ रहा है तो मतलब कहीं पे लीकेज नहीं हो रही। अगर कम आ रही है तो आपको देखना है कि लीकेज तो नहीं हो रही, ठीक है, पीछे से प्रेशर कम तो नहीं आ रहा या ज़्यादा तो नहीं हो रहा। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी होती है, ठीक है, सॉरी। फिर आपको क्या चेक करना है, गैसेस फ्लो स्मूथली चल रहे हैं, रोटोमीटर को आपको चेक करना है वो ठीक से काम कर रहा है। सेफ्टी वेल्व्स को आपको चेक करना है वो ठीक से काम कर रही है, उनको रेगुलेट करना है, ठीक है। लीक आपको चेक करना है, उसके लिए 2 टेस्ट लगते हैं, पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट एंड नेगेटिव प्रेशर टेस्ट। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन फ्लो को आपको ऑक्लूड करना है, उसकी आउटलेट को, ठीक है। फिर वहाँ से देखना है कि प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं उसका। जहाँ पे फ्लो मीटर है, ठीक है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ करनी होगी। ऑफ ऑल द फ्लोज अटैच्ड टू सक्शन, जो सक्शन बल्ब जहाँ पे सक्शन लगता है, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑफ करनी होती है। फिर आपको स्क्वीज़ करना पड़ता है, ठीक है, उसको टिल कोलैप्स कंप्लीट, ताकि वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए, ठीक है। दिस विल जनरेट, उसकी वजह से क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा मशीन के अंदर। अगर वहाँ पे लीक है, ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा। वहाँ से एयर सक होगी मशीन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर सक होगी तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे लीकेज हो रही है, ठीक है। अगर आप कोलैप्स रहता है कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, उससे ज़्यादा, इट शुड बी कंसिडर देयर इज़ नो लीक, ठीक है। आपको 10 सेकंड तक उसको ऑक्लूड करके फिर सक्शन को ऑन करना है। और वो जब सक्शन ऑन करेंगे वो एयर को खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा, उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा ट्यूब, ठीक है। अगर वो 10 सेकंड के लिए कोलैप्स रहता है
तो आपको मान लेना है लीक नहीं है। अगर वो कोलैप्स नहीं हो रहा है मतलब वो कहीं और से एयर जो है खींच रहा है, बाहर से कहीं एटमॉस्फेयर से एयर खींच रहा है, तो मतलब लीक है कहीं पे और आपको उसको चेक करना है। सेम ही आपको वेपराइज़र के ऊपर करना है, ठीक है। वेपराइज़र के ऊपर भी सेम ही करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और हमारे इस क्लास में ब्रीदिंग सिस्टम भी कंप्लीट हो गया सर, सारे सिलेंडर्स भी कंप्लीट हो गए, हम कैसे नेगेटिव प्रेशर और ये सारे टेस्ट्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। मशीन के बारे में हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ मशीन, सर्किट्स के बारे में। तो यहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है। तो कल से हम एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।